नमस्कार दोस्तों। अभी तक सामान्य विज्ञान की जो चर्चा हम करते आए हैं उसमें कुछ टॉपिक हमने बायोलॉजी से लिए हैं और फिजिक्स से भी हम टॉपिक ले रहे हैं, बात कर रहे हैं। प्रकाश के बारे में आपसे चर्चा पहले ही कर चुके हैं और पूरा विस्तृत विश्लेषण उसके बारे में हम अवेलेबल आपके लिए करवा चुके हैं, आप देख सकते हैं। और अभी जो बात करने वाले हैं हम वो कार्य ऊर्जा और शक्ति की बात करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, दैनिक जीवन या दैनिक विज्ञान से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा टॉपिक है और हमें हर परीक्षा में पूछा जाता है। यदि किसी में साइंस आ रही है तो राजस्थान पुलिस, पटवारी दोनों ही एग्जाम्स में है। आप रीट एग्ज़ाम देंगे वहाँ भी है और एसएससी वगैरह जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें तो होता ही है। तो सभी एग्ज़ाम्स में ये आपको मिल जाएगा, कार्य ऊर्जा और शक्ति। कार्य ऊर्जा और शक्ति, तो इसे कह सकते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। सबसे पहली जो चर्चा हम करने वाले हैं वो है कार्य यानी वर्क की। देखो, कार्य आप जानते हैं, वैसे आप कोई भी काम करते हैं तो उसे कार्य कह देते हैं कि काम किया है, ये कार्य हो गया। अभी आप मान लो पढ़ रहे होंगे, बैठ करके पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। चलिए, अब क्या आप 1 घंटे तक वीडियो देख रहे हैं तो आप यदि किसी भी घर वाले को ये कहेंगे कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ, तो आपकी भाषा में तो सही कहा है आपने बिल्कुल, लेकिन विज्ञान की भाषा में आपने बिल्कुल गलत कहा है, क्योंकि विज्ञान नहीं मानता है इसको कि आप काम कर रहे हैं। असल में विज्ञान क्या कहता है कि किसी वस्तु पर बल लगाना, किसी वस्तु पर आप बल लगाओगे और उसमें विस्थापन हो जाए। क्या हो जाए? विस्थापन, यानी बल लगाने पर वस्तु एक जगह से स्थान परिवर्तित करके दूसरे स्थान पर पहुंच जाए, तब तो आपका कार्य माना जाएगा। तो बल और विस्थापन का जो गुणनफल है वो कार्य होगा। यहां पर कोई वस्तु रखी है और इस वस्तु को आप धक्का लगा रहे हैं। एक बक्सा है, बड़ा सा भारी सा बक्सा है, उसे आप धक्का मार रहे हैं। अब आप धक्का तो लगा रहे हैं खूब जोरदार, लेकिन बक्सा अभी हिला भी नहीं है अपनी जगह से। तो ऐसे में विज्ञान की भाषा में यहां से अगर विस्थापित नहीं हुआ है ये बक्सा, तो आप द्वारा किया गया जो कार्य है वो जीरो है, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। आप अपने सर पर एक 50 किलो का गट्ठर रखकर खड़े हुए हैं, आप हिल भी नहीं रहे वहां से, आपके द्वारा किया गया कार्य शून्य है, जीरो है। तो ध्यान रखना, ये बल का जो घटक है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कार्य करने में। ये बल लगाया जा रहा है कहीं पर भी और कोई वस्तु मान लो इधर विस्थापित हो रही है, ये विस्थापन है, मान लो ये है विस्थापन। अब बल या तो इस दिशा में लगाया जा रहा होगा, इसी दिशा में बल लगाया जा रहा है, या किसी कोण पर बल लगाया जा रहा है, किसी एंगल पर बल लगाया जा रहा होगा कि बल इधर लगाया जा रहा है और वस्तु इधर विस्थापित हो गई है। कई बार होता है ना, फुटबॉल को ठोकर मारेंगे और एक किक लगाया आपने खींच करके, और वो किक लगाते ही फुटबॉल मारना इधर जा रहे थे, फुटबॉल चली गई किसी एंगल पर, दूसरे कोण की तरफ चली गई। आप अपने खिलाड़ी को पास कर रहे थे, दूसरे प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के पास पहुंच गई फुटबॉल। तो ऐसे में क्या हुआ, बल तो आपने इधर लगाया लेकिन विस्थापन उसका इधर हो गया। तो ऐसे में एक कोण बन गया ये, जिसे थीटा कोण कहेंगे। तो ये बल का जो घटक है वो वास्तव में एफ कोस थीटा होता है, यानी इस बल को हम एफ कोस थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। असल में कोस थीटा का मतलब ही क्या है जानते हो आप? आधार बटा कर्ण। आप ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ते होंगे तो उसमें पढ़ते होंगे आधार बटा कर्ण। तो ये आधार और एक कर्ण और इसके बीच में जो कोण बन गया वो है थीटा, जिसे कोस थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी हम कुल मिलाकर के कह सकते हैं जो कार्य है बराबर वर्क इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। और कोस थीटा किसके घटक के साथ जुड़ा है? बल के घटक के साथ जुड़ा हुआ है। एफ एस कोस थीटा, इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इस बल को। और अब देखो, किसी कोण पर कोई बल लगता है तो क्या
प्रभाव पड़ सकता है, क्या नए इफेक्ट्स निकल करके आते हैं, ये देखते हैं हम। चलिए देखो, जैसे मान लो अभी आप बल इस दिशा में लगा रहे हैं और विस्थापन भी इसी दिशा में हो गया है, तो थीटा कितना है, 0 डिग्री होगा ना, कोई कोण बना ही नहीं है, थीटा 0 डिग्री है। और कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, आप बता सकते हैं क्या, ध्यान है आपको, कोस थीटा यानी कोस 0 डिग्री की बात कर रहा हूं मैं, तो कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। ओके, तो एफ एस कोस थीटा 1 ही हुआ तो एफ एस हो गया, टोटल एफ एस होगा, यानी वर्क एफ एस अधिकतम होता है, अधिकतम किया गया कार्य। जब विस्थापन और बल एक ही दिशा में होते हैं तो किया गया कार्य अधिकतम होता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कितने डिग्री कोण पर किया गया कार्य अधिकतम होगा, तो बल और विस्थापन के बीच 0 डिग्री कोण होना चाहिए, तब जाकर के विस्थापन जो किया गया कार्य है वो अधिकतम होगा, क्योंकि 1 से बड़ा कुछ भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान देना, 1 सबसे बड़ा है वहां पर, फिर उसके बाद तो कम ही है, √3/2 या फिर जो भी आते हैं माइनस में आते हैं, तो सारे छोटे होंगे इससे, इसलिए सबसे ज्यादा इसी में मान आएगा। अब और देखो, ऐसी कंडीशन यदि दूसरी कोई बनती है तो बल यहां लगाया गया है, सॉरी विस्थापन यहां हुआ है और बल यहां लगाया गया है, मान लो कोई सा भी मान लो, भले ही आप चाहिए बल मान लो या विस्थापन मान लो, तो अब बताओ ये जो थीटा बना है वो 90 डिग्री कोण बना है, यानी यहां बल लगाया गया है किसी वस्तु पर और विस्थापन हो गया इस तरफ बिल्कुल लंबवत एकदम 90 डिग्री पर, तो बताओ यहां कितना कार्य किया गया है। देखो एफ एस कोस 90 डिग्री, और 90 डिग्री पर मान कितना होता है कोस थीटा का, 90 डिग्री का मान बताओ, तो 90 डिग्री का मान होता है 0, कोस 90 डिग्री बराबर 0 होता है, और इसलिए किया गया कार्य एफ एस गुणा 0, तो ये देखो 0 हो गया कार्य, तो 90 डिग्री पर किया गया कार्य हमेशा 0 होगा। कई बार ऐसा काम हो जाता है, बल कहीं लग रहा है, विस्थापन कहीं हो रहा है, उस पर आप गठरी रखकर अपने सर पर रख रहे हैं और खड़े हैं, अभी आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उसको लेकर चल भी रहे हैं, तो वो बल जो लग रहा है वो बल कहीं पर भी इस दिशा में नहीं लगा रहे हैं, उस पर आप आपके ऊपर रखी हुई है। अब ऐसी स्थिति में आप चल रहे हैं, बल की दिशा तो ये है और विस्थापन आप इधर कर रहे हैं, ले जा रहे हैं उसको, तो ऐसे में ये 90 डिग्री जो कोण है ये आपको बताएगा कि आपने जो कार्य किया है वो 0 किया है, कोई काम नहीं किया है आपने। ठीक है, अब देखो एक स्थिति और बन सकती है इसमें, कई बार एक प्रश्न ऐसा बन सकता है इसमें, जैसे मान लो आप कोई काम कर रहे हैं, कोई सामान आप ठीक है विस्थापित किया है आपने, अभी एक बक्से को आपने विस्थापित कर दिया किसी स्थान से दूसरे स्थान पर, ये बक्सा है और इसको विस्थापित कर दिया आपने इस स्थान पर, और वापस आपको कहा गया नहीं नहीं सही नहीं है ये जगह, इसको वापस यही ले आओ, आप उसको वापस लेकर के आ गए हैं वहीं पर। अब ऐसी स्थिति में बताइए, यहां तक ले गए आप और यहां वापस लेकर के आ गए हैं, तो विस्थापन कितना हुआ है, विस्थापन कितना है 0, तो बल को विस्थापन से गुणा करेंगे 0 से, तो 0 ही आएगा ना। आपकी करी कराई मेहनत सारी बेकार है, किया गया कार्य विज्ञान की भाषा में तो कितना हो गया 0 है। भले ही आपको लोग ये कहें कि बहुत काम किया है, बेचारे ने वहां खिसका है और वापस लेकर आ गया, ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ विज्ञान ये कहता है कि आपके द्वारा किया गया कार्य 0 है, तो ये भी 0 स्थिति होगी। अब देखो काम 0 हो सकता है, काम अधिकतम हो सकता है और काम ऋणात्मक भी हो सकता है, किया गया कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है। अब ऋणात्मक कार्य कब होगा ये देखो, ऋणात्मक कार्य जब हो सकता है यदि बल इस दिशा में लगाया जाए या विस्थापन इस दिशा में हो जाए और बल बिल्कुल विपरीत दिशा में लग जाए, बल इधर लगाया गया विस्थापन उधर हो गया, कोण बन गया 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब होता है कोस
180 डिग्री बराबर -1। अब F गुणा S -1 करोगे तो सारा माइनस हो जाएगा, तो जो कार्य होगा वो हो जाएगा ऋणात्मक, कार्य हो जाएगा ऋणात्मक। अब बताओ ऐसी स्थिति कब बन सकती है? देखिए कब बन सकती है ऐसी स्थिति। पहली स्थिति तो बन सकती है, गाड़ी जा रही है इस दिशा में, कार चला रहे हो आप या बाइक चला रहे हो, जो भी चला रहे हो आप, और आपने ब्रेक लगाया। अब ब्रेक जो लगेगा वो विपरीत दिशा में लगेगा, उसके विपरीत दिशा में रोकने का प्रयास करेगा उसे। जिस दिशा में बाइक जा रही है उसे रोकने का प्रयास कर रहा है, वापस दिशा में लग रहा है। ब्रेक इस दिशा में लग रहा है, गाड़ी इस दिशा में जा रही है। इस ऐसे में 180 डिग्री कोण बना और काम आपका हो गया ऋणात्मक। एक बहुत अच्छा उदाहरण देखो, आप तैर रहे हो, इधर तैर करके जा रहे हो, आप विस्थापन इधर हो रहा है, लेकिन तैरते समय हाथ पैर पीछे की तरफ बल लगा रहे हैं, तो बल तो पीछे लग रहा है लेकिन विस्थापन आगे हो रहा है। तो ऐसे में जो तैरने की घटना है ये भी कैसा काम है? ऋणात्मक काम होगा, ऋणात्मक कार्य। तो बल और विस्थापन का तो ये एक जोड़ा जो है 180 डिग्री पर यदि बनेगा तो वो फिर ऋणात्मक काम होगा। तो ये स्थितियां हैं कुछ ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य होने वाले कामों की। तो ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जा सकते हैं कि तैरते समय क्या होगा, बल जो है 0 होगा, एक ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा या अधिकतम होगा। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। और एक दो कंडीशन और देखते हैं हम। जैसे मान लो अभी एक कुआं है और कुएं में एक बाल्टी लटकाई गई है, एक बाल्टी को एक घिरनी के द्वारा खींचा जा रहा है, एक बाल्टी को घिरनी के द्वारा खींचा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखो, जब आप बाल्टी को घिरनी से खींचोगे तो आप बल गुरुत्वाकर्षण की दिशा में लगा रहे हो। बल कहाँ लगा रहे हो? ऐसे इस तरह से खींचने में गुरुत्वाकर्षण की दिशा में, जिस तरफ गुरुत्वाकर्षण बल खींचेगा उसी तरफ आप भी अपना बल लगा रहे हो। तो ऐसी स्थिति में जो बल है, बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों घटक जुड़ जाएंगे और ऐसी स्थिति में जो बल लगेगा वो अधिकतम लगेगा, अधिकतम बल लगेगा। और अधिकतम बल होगा तो इसमें थकान कम होगी, थकान कम होगी। आसानी से हम खींच सकते हैं बाल्टी को घिरनी के ऊपर, इसीलिए आसानी से खींचा जा सकता है। यदि घिरनी नहीं होती और बाल्टी को पकड़ करके ऊपर खींचना होता, हमें ऐसे खींच रहे होते, तो ये बाल्टी नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण से खींच रही होती, यानी हमारा बल तो ऊपर की तरफ लग रहा है, ऐसे लग रहा है बल तो हमारा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल नीचे है। अब देखो आप उस गुरुत्वाकर्षण बल को घटाओ, जितना बल आप लगा रहे हो उसमें से गुरुत्वाकर्षण घटा दो, तो आपके द्वारा बल काफी कम मात्रा में उस पर आरोपित हो पाएगा। और बल कम आरोपित होगा तो आपको बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी उसे ऊपर खींचने में, और ऐसे में थकान बहुत जल्दी हो जाएगी। तो ऐसे में ये ध्यान रखना, कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए घिरनी लगाने पर कुएं से बाल्टी को खींचना बहुत आसान हो जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? तो बहुत आसान सा कारण है कि बल, पेशीय बल यानी हाथों का जो पेशीय बल है वो और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों घटक जुड़ जाते हैं और बल अधिकतम लगता है। इस कारण ना तो थकान होती है और जल्दी से आसानी से बाल्टी ऊपर आ जाती है। ये स्थिति बनती है इसमें। ओके, तो ये कार्य की स्थिति हो गई। देखो अब कार्य का मात्रक देख लेते हैं, क्या है मात्रक। कार्य का मात्रक, तो कार्य बल गुणा विस्थापन था, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर होता है इसका मात्रक, जिसे हम कह सकते हैं जूल भी कह सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं जूल। तो कार्य का मात्रक होता है जूल। जैसे कोई एक प्रश्न आ जाए, मान लो अभी एक प्रश्न सोल्व करके देखते हैं, वैसे न्यूमेरिकल अलग कराएंगे, अलग से लेंगे। एक छोटा सा प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को खिसकाने पर 5 न्यूटन बल लगाया जाता है, 5 न्यूटन बल लगाया जाता है और वह वस्तु 2 मीटर दूर खिसक जाती है। वह वस्तु 2 मीटर दूर खिसक जाती है और बल की दिशा
बल की दिशा, अब बल की दिशा में ध्यान रखना थीटा की बात कर रहा हूं मैं, और बल की दिशा 45 डिग्री पर है, तो किया गया कार्य कितना होगा बताइए। तो देखो, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन और कोस थीटा आपको लगाना है, ठीक है। W इज इक्वल टू न्यूटन, 5 न्यूटन बल, 5 विस्थापन 2। अब कोस 45 का मान, कोस 45 का मान कितना होता है ये देखना पड़ेगा आपको। कोस 45 डिग्री कितना होता है, यदि हम देखें तो 1/√2 इसका मान होता है, 1/√2 इसका मान होता है। अब ऐसी स्थिति में देखो क्या होगा, 5 गुणा 1/√2 यहाँ लगा दो, 5 गुणा, अब 2 गुणा 1/√2 को आपस गुणा करिए आप, क्या होगा। तो देखिए ये √2 से इस 2 को काटोगे तो √2 बारी कटेगा, क्योंकि √2 और √2 को गुणा करेंगे तो 2 हो जाता है स्क्वायर, आप जानते हो। तो 5 और √2 जूल कार्य किया गया, 5 जूल कार्य किया गया। बाकी इसके न्यूमेरिकल्स का अलग से हम विश्लेषण करेंगे, पूरे न्यूमेरिकल्स के बारे में ही चर्चा करेंगे हम। एक छोटा सा एग्जाम्पल इसका दिया है। तो ये है कार्य की बात। अब देखो ऊर्जा, ऊर्जा यानी एनर्जी। एनर्जी के बारे में आप खूब जानते हो कि सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, सुना है आपने। ऊर्जा हमें प्रत्येक काम को करने के लिए चाहिए, और यदि हम दूसरी भाषा में कहें तो एक प्रकार का कार्य ही ऊर्जा है। तो सीधी सी बात ये आ गई इसमें निकल करके कि एक प्रकार से यदि बात करें तो जो कार्य है वो ही एक ऊर्जा का रूप होता है, या ऊर्जा एक कार्य का रूप होती है। तो जब कार्य और ऊर्जा बराबर है तो मात्रक जूल ही होगा ना, इसका भी जूल ही होगा। और ये जूल जो मात्रक होता है, ये चीज ध्यान रखना, ये MKS पद्धति में है, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में है, ओके। और CGS पद्धति में यदि बात करोगे तो इसका मात्रक होता है अर्घ, और 10 की घात 7 जो अर्घ है वो 1 जूल के बराबर होता है, ठीक है। ये अर्घ मात्रक होता है। हाँ, ये निकालना चाहो वैसे निकाल सकते हो आराम से। न्यूटन को आप देखो, मीटर किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर, तो उसको बदलोगे आप, यदि आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे, किलोग्राम को ग्राम में बदलोगे, तो आसानी से 10 की घात 7 निकल आएगी। न्यूमेरिकल्स में हम बात करेंगे इसकी भी, हम कैसे निकालते हैं। तो ये इसका मात्रक होता है ऊर्जा। ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में निश्चित है और बहुत सारे रूपों में उपलब्ध है। कितने रूप हो सकते हैं? रासायनिक ऊर्जा हो सकती है, प्रकाश ऊर्जा हो सकती है, तापीय ऊर्जा हो सकती है, यानी कि यदि देखा जाए तो बहुत सारे रूप हैं। यांत्रिक ऊर्जा है, और इतने सारे रूप हैं इस ऊर्जा के, लेकिन टोटल अगर देखें तो ब्रह्मांड में निश्चित है वो नहीं बदलेगी। कुल ऊर्जा नहीं बदलती है, यानी एक ऊर्जा का रूप जो है वो दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है, बस इतना ध्यान रखना। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम भी है, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो कुल ब्रह्मांड की ऊर्जा तो निश्चित है, उसे हम चेंज ही कर सकते हैं रूप। तो ये एक विशेष बात है। अब देखो, हम बात कई बार करते हैं यांत्रिक ऊर्जा की, यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा वास्तव में 2 तरह की ऊर्जा है ये, एक तो है गतिज ऊर्जा और एक है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा जैसे देखिए, मान लो आप कभी बारिश के दिनों में देखोगे तो नदी बहती है, और नदी जब आएगी या फिर कहीं रास्ते में पानी बह रहा है तो वो अपने साथ कंकड़, पत्थर, पत्ते या पेड़ की टूटी डालियां बहा कर ले जा रहा होगा। अब ऐसे में क्या है, उस बहते पानी में भी एक ऊर्जा है,
और उसके अंदर एक गति है, गति के कारण उसके अंदर एक ऊर्जा समाहित हो गई है और वो ऊर्जा किसी भी वस्तु को ले जा रही है। वो ऊर्जा ही है जो उसको ले जा रही है, दूसरे वस्तु के अंदर ट्रांसफर हो रही है। वो आप किसी वस्तु को अपने हाथ से पकड़ करके उठा लेते हैं, उठाने के बाद में उस वस्तु के अंदर एक ऊर्जा आ जाती है और वो ऊर्जा इतनी नीचे की तरफ ऐसे खिंचाव महसूस करती है, यदि आप छोड़ दें तो तेजी से वो वस्तु नीचे चली जाएगी, क्योंकि उसके अंदर क्या है, ऊर्जा मौजूद है और वो उसकी स्थिति के कारण मौजूद हुई है। तो गतिज ऊर्जा जो होती है वस्तु में गति के कारण होती है। गति के कारण जो ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा होगी। और ये बहुत सारी जगह आप देखते हो, जैसे बहते पानी में, पानी यदि बह रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा है और वो ऊर्जा दूसरे पदार्थों के अंदर ट्रांसफर होती है। और जैसे ही ट्रांसफर होती है, यदि कोई इतनी ऊर्जा है कि उस वस्तु को वो हिला दे तो वो पानी के साथ बह जाएगी वो वस्तु। और छोटे मोटे पेड़ों के पत्ते हैं या फिर डालियां हैं, छोटे कंकर पत्थर हैं, आप खूब देखते हो। और नदियों में यदि देखोगे तो बड़े बड़े पत्थर भी बहकर आ जाते हैं। तो ये बहता पानी ऊर्जा रखता है, कैसी, गतिज ऊर्जा। ऐसे ही देखो, पवन चक्की चलती है, पवन चक्की यानी जो पंखे घूमते हैं हवा से, हवा के अंदर भी हवा जब बहती है तेजी से तो उसे घुमा देती है। बहती हवा जो है, ये बहती हवा में भी कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। तो ये गतिज ऊर्जा कैसे, उदाहरण जो है नहीं, जो चल रहे हो गति के कारण किसी के अंदर ऊर्जा आ जाए तो वो गतिज ऊर्जा होगी। और किसी वस्तु की स्थिति के कारण, किसी वस्तु की स्थिति के कारण यदि ऊर्जा उसमें समाहित है तो वो होगी स्थितिज ऊर्जा। कैसे हो सकती है स्थिति के कारण? देखो, स्थिति यानी अभी किसी वस्तु को हम यहाँ पकड़ लें तो उसकी एक स्थिति ऐसी बन गई है, उसके अंदर ऊर्जा समाहित हो गई है और वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के द्वारा वो ऊर्जा समाहित है। उसे छोड़ देंगे तो तेजी से वो नीचे गति कर सकती है। अब क्या हुआ कि वो वस्तु जो पकड़ी हुई थी उसमें स्थितिज ऊर्जा थी, लेकिन छोड़ते ही गति में बदल गई। तो स्थितिज ऊर्जा किस रूप में बदली, गतिज ऊर्जा में बदल गई है। तो रूप बदल गया ना उसका। तो जैसे मान लो बांध के अंदर पानी है, बांध का पानी, इसमें भी गति स्थितिज ऊर्जा है। बांध भरा हुआ है, उस एक स्थिति है, उसकी चारों तरफ से दीवार लगाई हुई है उसके। अब वो पानी रुका हुआ है, यदि उसकी एक दीवार टूट जाए तो पानी जोरदार तरीके से बहेगा, आसपास के गांव को बहा के ले जा सकता है वो। ऐसी स्थिति में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा उसकी जो थी उस किस में बदली, ये स्थितिज ऊर्जा है। और ये जब बहेगा तो किस में बदल जाएगा, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। ऐसे ही मान लो स्प्रिंग है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग में क्या होगा, जैसे मान लो कोई स्प्रिंग है और स्प्रिंग को हमने दबा दिया, अब दबा के रखा हुआ है उसको, वो स्थिति उसकी ऐसी हो गई है कि उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा समाहित हो गई है। और स्थितिज ऊर्जा जब समाहित हो गई है उसके अंदर, तो जैसे ही यदि उसे छोड़ देंगे हम तो तेजी से वो खुलेगी और वो गति में बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। कई बार हम ऐसी स्थितियां भी देखते हैं कि वो गतिज ऊर्जा ट्रांसफर कैसे होती है। कई बार पहले बंदूकें बनती थी, पटाखे चलाने वाली बंदूकें होती थी जो स्प्रिंग लगी होती थी, और वो स्प्रिंग को जैसे ही दबाया जाता था और छोड़ा जाता, तेजी से टकराती थी वो, और उससे पटाखे भी फोड़े जा सकते थे या फिर कुछ छोटी मोटी चीजें हैं वो तेजी से गति करवाई जा सकती थी, यानी वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती थी वो जो भी वस्तुएं हैं। तो स्प्रिंग के अंदर भी कैसी ऊर्जा समाहित होगी, स्थितिज ऊर्जा, और बाद में उसको बदला जा सकता है किसमें, गतिज ऊर्जा में बदला जा सकता है। ब्रह्मांड में सभी ऊर्जाओं को रूपांतरण किया जा सकता है, ध्यान रखना सभी, और हम एग्जाम्पल भी लेंगे अभी कैसे चेंज होती है वो। तो कुछ ऐसे उदाहरण हैं ये स्थितिज ऊर्जा के भी, और बहुत सारे जैसे घड़ी में चाबी भरी हुई है वो भी एक तरह की स्थितिज ऊर्जा ही होगी। ये सामान्य स्थितिज ऊर्जा है, किसी पत्थर को ऊपर पकड़ के रखा हुआ है जमीन से ऊर्ध्वाधर, तो उसमें के अंदर भी स्थितिज ऊर्जा ही होगी। देखो अब एक गतिज ऊर्जा जो होगी वो होगी, वेग होता है ना इसमें, गति में तो गति होती है, तो इसका सूत्र ध्यान रखना 1/2 mv² होगा। अब निकालने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर कि हम गति की तीसरी समीकरण लेकर के उसको निकाल करके देखें क्या होता है, लेकिन हमें प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ध्यान में रखना है स्थितिज ऊर्जा की जो समीकरण है या इसका जो सूत्र है वो 1/2 mv² होता है। और इसी तरह से स्थितिज ऊर्जा,
स्थितिज ऊर्जा का जो समीकरण होता है वो होता है mgh। ऊर्जा वही बल गुणा विस्थापन है, ध्यान रखना। यहां पर यदि देखोगे तो mg यानी g त्वरण की जगह आया है और g गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय त्वरण का स्थान ले रहा है यहाँ, क्योंकि स्थिति किसके कारण होगी, किसी वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रही है। गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर काम में लेंगे। h ऊंचाई हमेशा विस्थापन के लिए काम आएगी। ये द्रव्यमान है, यहाँ पर देखो ये द्रव्यमान है और ये वस्तु का वेग है। तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होगी, स्थितिज ऊर्जा mgh होगी। तो इस प्रकार से दोनों ये उदाहरण है या समीकरण है इन दोनों के, ये भी ध्यान रखने हैं। इनके न्यूमेरिकल्स भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स जैसे कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा में दुगनी वृद्धि कर दी जाए, गतिज ऊर्जा में दुगनी वृद्धि कर, या सॉरी ऐसे बोले, किसी पिंड के वेग में दुगना परिवर्तन कर दिया जाए या दुगना कर दिया जाए, तो बताइए गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। तो दुगना किया जाएगा तो 2 दूनी 4, 4 गुना बढ़ेगी। यदि किसी वस्तु के वेग को आधा कर दिया जाए तो कितना होगा, 1/4 कम हो जाएगी गतिज ऊर्जा। और ऐसे ही ये भी आता है, कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि बताइए किसी वस्तु के वेग में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो वो फिर 21% वृद्धि होगी। वो हम निकाल करके अलग से अंकित प्रश्न या न्यूमेरिकल्स जिन्हें हम कहते हैं वो करके अलग से देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप बैठकर किसी चीज़ को देखो। आपको सिर्फ नाम चाहिए, किसका नाम है, बड़े नाम वाला वीडियो देखते हैं, नाम बड़े और चाहे फिर दर्शन छोटे हों, ये वाले आपकी हकीकत बात है। तो ये हम अलग से करेंगे, ठीक है। खैर कोई नहीं, आप जो भी है वो आपकी इच्छा है, क्या करते हैं क्या पढ़ते हैं आप। चलिए अब हम देखते हैं ऊर्जा के कुछ रूपांतरण देख लेते हैं। ऊर्जा रूपांतरण, ऊर्जा रूपांतरण। और ऊर्जा रूपांतरण में हम 2-4 एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल तो यही पूछा जाता है डायनेमो का, डायनेमो, और जिसे कहते हैं जनरेटर। जनरेटर को घुमाया जाता है, यानी उसको क्या दिया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है। फिर हमें क्या देता है, वो विद्युत देता है, तो विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। बहुत आसान है इनको बदल करके देखना। विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर को क्या दोगे, बिजली दोगे ना, पहले बिजली से चलाओगे उसको, विद्युत दोगे, और ये विद्युत दोगे तो ये क्या करेगी, घूमेगी और घूम करके पानी को टंकियों में चढ़ा देगी। तो जब घूमेगी तो कैसी ऊर्जा बन गई है, वो यांत्रिक ऊर्जा। आसान है, बहुत आसान है। बल्ब देखो, बल्ब, बल्ब को क्या देते हो, विद्युत देते हो ना, और विद्युत देने के बाद में क्या देता है ये, प्रकाश। तो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है ये, और इसके साथ ही ऊष्मा भी उत्पन्न करता है, गर्मी भी तो उत्पन्न करता है, गर्म हो जाता है, ऊष्मा ऊर्जा में भी थोड़ा रूपांतरण होगा इसका। और अच्छा ये बताओ, प्रकाश संश्लेषण कैसी है। प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधे भोजन बनाते हैं, वो कैसे रूपांतरण है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण ये भी तो ऊर्जा का ही रूपांतरण है एक तरह से। असल में पौधे सौर ऊर्जा को लेते हैं, सौर ऊर्जा लेंगे और फिर उसको कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह में चेंज करेंगे, यानी रासायनिक ऊर्जा में बदलाव होगा, रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे। प्रेस, जिसे इस्त्री करते हो, प्रेस यानी कपड़ों पर इस्त्री करना, या फिर हीटर देखो, हीटर, ये दोनों ही क्या करते हैं, विद्युत लेते हैं, विद्युत ऊर्जा ग्रहण करते हैं और विद्युत ऊर्जा को किस में रूपांतरण करते हैं, ऊष्मा ऊर्जा या ताप ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में बदल देते हैं। गर्म होते हैं
ताप ऊर्जा में चेंज करते हैं ये। और यदि सेल देखो, सेल जो होते हैं जैसे बैटरी वगैरह में जो सेल डालते हैं वो क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा लेंगे, वो रासायनिक ऊर्जा लेंगे और रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देंगे, विद्युत ऊर्जा में बदल देंगे। तो ये तो आसान है, कुछ भी पूछा जाए आपको अपने दैनिक जीवन में ये ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या तो ले रहा है और क्या फिर हमें दे रहा है, बस आसान है रूपांतरण करना, कोई मुश्किल ही नहीं है। रूपांतरण तो बहुत सिंपल है रूपांतरण करना। तो ये है एक जो रूपांतरण है ऊर्जा के, वो ऊर्जा संरक्षण आपने जान ही लिया होगा, ऊर्जा संरक्षण क्या है। और ऊर्जा संरक्षण नहीं जाना है तो एक छोटी सी लाइन आप ध्यान रखना, ऊर्जा संरक्षण का मतलब है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा क्या है, नियत या स्थिर, ठीक है, स्थिर है। ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही पैदा कर सकते हैं, ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, इतना याद रखना ऊर्जा संरक्षण में। तो ये ऊर्जा संरक्षण होता है। अब हम बात करते हैं शक्ति। शक्ति, शक्ति यानी पावर, पावर यानी पी। और शक्ति क्या होती है, देखो शक्ति का मतलब होता है कार्य करने की दर, कार्य करने की जो दर है वो शक्ति होती है। तो कार्य करने की दर शक्ति होगी। तो बताइए दर को किस में नापते हैं, दर को किसके सापेक्ष देखा जाता है, समय के सापेक्ष देखा जाता है। तो यहां हम कह सकते हैं शक्ति इज इक्वल टू कार्य बटा समय। तो कार्य करने की जो दर है वो है शक्ति। मात्रक क्या होगा, देखो मात्रक, कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो जूल इंटू सेकंड इसका मात्रक होगा शक्ति का मात्रक, जूल इंटू सेकंड, ठीक है, बहुत आसान सी बात है, जूल इंटू सेकंड इसका मात्रक होगा। अब देखो वैसे कई बार हम विद्युत शक्ति की अलग से बात करते हैं, विद्युत शक्ति भी हम देखते हैं क्या है वैसे, और इसका जो आंकिक प्रश्न है वो हम अलग से आपको पहले ही बता चुका, अलग से हम हल करेंगे। जैसे इसमें प्रश्न आ गया, मान लो एक व्यक्ति है, 60 किलोग्राम का व्यक्ति है और वो किसी सामान को उठा रहा है, और ये मान लो कि थोड़ी दूर, थोड़ा ऊपर उठा लिया उसने, 5 फीट या 5 मीटर ऊपर उठा रखा है उसने, कैसे भी उठा दिया, 2 मीटर ऊपर उठा रखा है उसने। पर 60 किलोग्राम का व्यक्ति 2 मीटर ऊपर उठाता है किसी सामान को और वो 5 सेकंड तक उसको उठाए रखता है। तो बताइए शक्ति का मान क्या होगा। तो ये भी हम हल करेंगे, बहुत आसान है। W की जगह mgh लिखेंगे क्योंकि कार्य mgh होगा, वही बात है, ऊर्जा कार्य एक ही होते हैं, और नीचे समय लगाएंगे, बहुत आसानी से हल करेंगे। तो हम वो अंकित प्रश्न भी हल करेंगे इसमें। तो अभी थोड़ा इसमें विराम दीजिए, आप थोड़ा तसल्ली रखेंगे, इतना देख लेंगे जो काफ़ी, अभी हम अलग से इसका वीडियो देंगे अभी। तो जूल इंटू सेकेंड होगा। यदि विद्युत शक्ति की बात करेंगे, विद्युत शक्ति की बात करेंगे तो P इज इक्वल टू VQ अपॉन T होता है। यानी किसी कूलाम आवेश को ले जाने में जो विभव उत्पन्न होता है उसका गुणनफल कार्य होगा और नीचे समय T होगा। तो विद्युत शक्ति इस तरह से नापी जाती है। अब असल में विद्युत शक्ति की बात हम जब करते हैं तो एक यूनिट की बात करते हैं कि जो यूनिट होती हैं वो क्या होती हैं, व्यावसायिक रूप से इसका मात्रक क्या है। तो देखो व्यावसायिक मात्रक, व्यावसायिक मात्रक क्या है। व्यावसायिक मात्रक का मतलब है एक तरह से कोई बिजली कंपनी वाले आपको बिल देकर जाएंगे, थमा कर जाएंगे 50 यूनिट, 20 यूनिट, 100 यूनिट का। आप वो जो यूनिट है असल में वो कोई शक्ति नहीं है, वो आपके द्वारा खपत की गई ऊर्जा है। कितनी ऊर्जा खपत की है। तो असल में देखिए जो शक्ति है वो जूल प्रति सेकंड है, या इसे कार्य कह रहे थे हम और नीचे समय कह रहे थे हम।
ठीक है। और ये कार्य ही क्या है, ये कार्य ही ऊर्जा है, ये कार्य ही ऊर्जा है। तो ऊर्जा बटा समय शक्ति हो गया। अब देखो, असल में विद्युत कंपनियां जो होती हैं वो ऊर्जा की गणना कर रही, कितनी ऊर्जा खर्च करी आपने, कितनी शक्ति का आपने कोई उपकरण चलाया, कितने समय तक आपने चलाया और कितनी ऊर्जा खर्च हो गई। अब आपकी ऊर्जा की बात करेंगे, यानी ये ऊर्जा एक तरह से यूनिट में बदल जाएगी, ध्यान रखना। अब असल में यहां देखो, आप पहले, सबसे पहले ये देखो जूल इंटू सेकेंड, और ये जो शक्ति है इसे कहते हैं वाट, और वाट बराबर जूल इंटू सेकेंड हो रहा है, ठीक है। यहां पर मैं कर दूं किलोवाट, किलोवाट कर दिया गया है। अब देखो जूल इंटू, जूल तो एमकेएस पद्धति में है, और यहां पर कर दिया गया है घंटा। तो असल में इसको यहां से गुणा करूं मैं, सॉरी प्रति सेकंड है और ये प्रति सेकंड है, तो इसको यहां से गुणा करूं तो मैं क्या हो जाएगा, देखो जूल इज इक्वल टू किलोवाट आवर, तो ये ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। अब देखो 1000 वोल्ट का बल्ब 1 घंटे तक यदि चलाया आपने, 1000 वोल्ट का बल्ब 1 घंटे तक चलाया, तो जो ऊर्जा खर्च हुई है वो 1 यूनिट मानी जाएगी, जो ऊर्जा खर्च हुई है वो 1 यूनिट मानी जाएगी। अर्थात 1000 वोल्ट के बल्ब को 1 घंटे चलाने पर 1 यूनिट खर्चा होगा, जो ऊर्जा खर्च होगी। 500 वाट के बल्ब को 2 घंटे चला लो तो वही बात है 1000, 1000 का मतलब है सीधा सीधा 1 यूनिट। यहां पर 1000 आ रहा है तो 1 यूनिट। जैसे मान लो अभी एक छोटा सा एग्जांपल लें हम, और ये कहें पचास वोल्ट के 10 बल्ब, 50 वोल्ट के 10 बल्ब 10 घंटे तक जलाए जाते हैं। 50 वोल्ट का एक बल्ब रोजाना, 50 वोल्ट का 10 बल्ब रोजाना 10 घंटे जल रहा है, तो एक दिन में कितनी यूनिट खर्च करेगा, तो एक यूनिट एक दिन में 50 वोल्ट का, और कितने कितने हैं 10, और कितने घंटे 10 घंटे। तो असल में 50 को गुणा किया हमने तो ये आ गया 5000, लेकिन ये था वोट इंटू आवर, क्योंकि 10 घंटे चलाए ना। वोट को किलो वोट में बदलेंगे तो 1000 का भाग लगाना पड़ेगा, 1000 का भाग लगाते ही ये बन जाएगा 5। तो असल में 5 यूनिट खर्च हुई हैं, 5 यूनिट रोजाना खर्च हो जाएंगी इस मामले को लेकर के। बहुत आसान सी बात है, जितने वोट का बल्ब है उसको उतने ही दिनों से, उतने ही समय से गुणा कर दो, और यदि वोट है तो फिर 1000 से भाग दे दो, और वोट नहीं है और किलोवाट ये दे रखा है सीधा, तो फिर 1000 का भाग देने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा यूनिट निकल करके। और फिर खर्चा कितना होता है ये भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और हम सारे ये प्रश्न न्यूमेरिकल्स में ले लेंगे, सारे प्रश्न न्यूमेरिकल में हल करेंगे। तो इस प्रकार ये होती है शक्ति। देखो 1 हॉर्स पावर जो होता है वो भी शक्ति ही है, हॉर्स पावर शक्ति है, और 1 हॉर्स पावर बराबर होते हैं 746 वॉट। 746 वोट के अंदर 1 हॉर्स पावर यानी 1 HP होता है। तो ये है शक्ति। बहुत आसान चीजें हैं, इसके न्यूमेरिकल्स अगर हम 5-7 हल कर लेंगे ढंग से, बहुत आसान हो जाएंगी ये चीजें, बहुत सरल लगेंगी फिर आपको। इसके न्यूमेरिकल्स में आपको ज्यादा अच्छे से और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और हम जल्द ही आपको वो भी अवेलेबल करवाएंगे अभी। तो आज आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।